दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएसआरआई जो दवाइयाँ होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं, वो इतना लेट क्यों असर लाती हैं, इतना देरी से वो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्यों कम करती हैं। इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा कारण डिस्कस करूंगा जिसके बारे में अभी कुछ हाल ही में पता चला है और कुछ शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि कैसे हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें एक सिग्नलिंग प्रोटीन जो होता है वो इसका कारण हो सकता है, जिसकी वजह से जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं वो बड़ी देरी से असर लाती हैं, बहुत देर बाद अपना असर दिखाती हैं। आपके मन में यह सवाल अक्सर उठता होगा कि जो डॉक्टर हैं वो आपको ये क्यों कहते हैं कि कम से कम 1 महीने तक आपको दवा लेने के बाद शायद कोई बहुत ज़्यादा असर ना देखने में आए। आपको 1 महीने तक बस दवा लेते रहनी है और बिना ये सवाल किए, बिना ये परेशान हुए कि भाई दवा का असर क्यों नहीं आ रहा, आपको ये सब सोचे बिना आपको दवा लेते रहनी है। और डॉक्टर्स आपको आश्वासन भी देते हैं कि अगर आप लेते रहोगे तो आज नहीं तो कल, थोड़े टाइम बाद आपको असर देखने में ज़रूर आएगा। आप भी अगर एंटी डिप्रेसेंट दवा ले रहे हैं या आपने लेनी शुरू की है, तो आपने देखा होगा कि करीब करीब 1 या 2 महीने शायद हो चुके होंगे, या कई सारा टाइम बीत चुका होगा, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता बीत चुका होगा, पर फिर भी आपको दवा लेने के बाद बहुत असर देखने में नहीं आ रहा है। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जो कि ओसीडी, डिप्रेशन और कई सारे एंजाइटी की प्रॉब्लम्स में भी दी जाती हैं, और कई बार स्किज़ोफ्रेनिया जैसी या एडिक्शन या कुछ और अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स में भी दी जाती हैं। ये जो दवाएं होती हैं ये अक्सर अपना असर लाने में थोड़ा समय लेती ही हैं। डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से ज़रूर किया जाता है, ज़रूरी होता है। और एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जो दी जाती हैं उनमें से एक मेजर कैटेगरी होती है इन दवाओं की, जिसे कहते हैं एसएसआरआई, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये जो दवाएं होती हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं ये लेने के बाद आपको कुछ दिन तक हो सकता है थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो देखने में आ जाएं, पर असर जो है मूड पर, इमोशंस पर, मेंटल हेल्थ पर, वो आपको जल्दी देखने में नहीं आएगा। कई बार तो 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, और किसी किसी मामले में तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीना भी लग जाता है जब आपको एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के कुछ अच्छे असर देखने में आए। तो डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि लेते रहिए, थोड़े टाइम में असर आ ज़रूर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहते हैं कि आपको अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट के लिए वो आपको कुछ या तो लाइफस्टाइल टेक्निक्स बता देते हैं, या फिर आपको दवा चेंज कर देते हैं, या साइड इफ़ेक्ट्स को ही हटाने के लिए अलग दवा दे देते हैं। क्योंकि डिप्रेशन जो होता है वो बड़ा सीरियस हो जाता है, सीवियर कंडीशन में ले जाता है व्यक्ति को, जिसमें डिप्रेस्ड मूड और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, थिंकिंग है, वो सब बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। ऐसे में यही फिर सजेस्ट किया जाता है कि जब तक आप दवा ले रहे हो तब तक आप काउंसलिंग या साइकोथेरेपी लेते रहो, लेना शुरू कर दो। धीरे 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 आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल में जो चेंज है वो भी ले आओगे, जिसमें कि जब दवा धीरे धीरे असर लाना शुरू कर देगी तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ काउंसलिंग से, थेरेपी से जो ओवरऑल इफेक्ट आता है वो भी आपको मिल जाएगा। हालांकि बिना दवा के भी कई सारे पेशेंट हैं जो ठीक हो जाते हैं, सिर्फ साइकोथेरेपी से भी, सिर्फ काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से भी बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं जो ठीक हो जाते हैं। पर अक्सर कई सारे पेशेंट्स के लिए दवा देना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर या जो आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी आपको कहते हैं कि दवा ज़रूर लो। तो ऐसे में दवा की इम्पोर्टेंस तो है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एसएसआरआई दवाइयाँ हैं वो इतना देरी से असर क्यों लाती हैं, उनका इफेक्ट इतना लेट क्यों होता है। इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा ब्रेन की साइंस को समझेंगे, ब्रेन में एसएसआरआई दवाई कैसे काम करती है इसको थोड़ा समझेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि यही जानकर, इसी जानकारी की मदद से आप समझ पाएंगे कि एसएसआरआई दवाइयाँ इतना लेट असर क्यों करती हैं। मैं फिर बताऊंगा कि इस वीडियो में जो आपको कारण बताया जा रहा है वो कई सारे कारणों में से एक कारण है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से एसएसआरआई दवाइयाँ जो हैं वो धीरे और लेट असर लाती हैं। अभी आपके सामने मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है।
मतलब कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि एक न्यूरॉन केमिकल भेजता है दूसरे न्यूरॉन में। अब होता क्या है, ये जो है छोटे छोटे जो रेड कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये है सेरोटोनिन। जब हम किन्हीं भी दो न्यूरॉन्स को आपस में नॉर्मल वे में, हेल्दी वे में कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, मूड को अच्छा रखने के लिए, सेरोटोनिन का जो डिस्चार्ज है और जो सेरोटोनिन के डिस्चार्ज के बाद दूसरे न्यूरॉन का सेरोटोनिन को जो रिसीव करने का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। और फास्ट होने के साथ साथ जो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट है केमिकल का, सेरोटोनिन का, वो होते रहना चाहिए। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि ये जो सेरोटोनिन की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है, और जिस वजह से कम्युनिकेशन जो है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से वो सही तरह से हो नहीं पाता। अब होता क्या है, जब एक न्यूरॉन जब सेरोटोनिन छोड़ता है, ये जो गोले गोले ये जो आप बबल्स देख रहे हो, बॉल्स देख रहे हो, इनको हम वेसिकल्स कहते हैं। अब ये अपने अंदर सेरोटोनिन केमिकल रखते हैं। ये जो सेरोटोनिन केमिकल है ये इनके नर्व की जो एंडिंग होती है यहाँ पर जाके छोड़ देते हैं, और ये जो खाली एरिया है जिसको साइनेप्स कहते हैं, यहाँ पर ये सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है। अब दूसरा न्यूरॉन जो है वो इसको पकड़ लेता है, इसको ले लेता है। यहाँ पर इसके वॉल पे, सेल वॉल पे, न्यूरॉन की एंडिंग पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन सेरोटोनिन को रिसीव कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ज़रूरत के सेरोटोनिन चले जाते हैं तो उसके बाद बचे कुचे सेरोटोनिन जो है वो अंदर खींच लिए जाते हैं। ये वाला जो न्यूरॉन है ये यहाँ से सेरोटोनिन को अंदर खींच लेगा। इसके भी यहाँ पर कई सारे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहते हैं। SERT प्रोटीन्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स सेरोटोनिन को यहाँ से साइनेप्स से खींच के पीछे ले जाते हैं। अब होता क्या है कि बड़ा सारा जब सेरोटोनिन खींच लिया जाता है तो होता क्या है कि सेरोटोनिन अगले वाले सेल में पास नहीं हो पाता। ये वाला जो न्यूरॉन है इसमें जाएगा नहीं, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए ये जो न्यूरॉन है इसको इस दूसरे न्यूरॉन में बहुत सारा सेरोटोनिन भेजने की ज़रूरत है। पर अगर सारा का सारा सेरोटोनिन, या ये कहें कि बहुत सारा सेरोटोनिन अगर वापस खींच लिया जाएगा तो उससे होगा क्या कि थोड़ा सा सेरोटोनिन दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, और फिर ऐसे में डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। तो डिप्रेशन के सिम्टम आने का मेन मतलब ये है, या डिप्रेशन के सिम्टम्स इस तरह से आते हैं, इस तरह से बने रहते हैं कि बहुत सारा सेरोटोनिन पीछे खींच लिया जाता है और आगे जो है सेरोटोनिन पास नहीं हो पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स के अंदर ठीक तरीके से सही मात्रा में सेरोटोनिन आ नहीं रहा, तो सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। अब ब्रेन तो हमारा सेरोटोनिन पैदा कर रहा है, हालांकि कई केसेस में तो सेरोटोनिन पैदा भी नहीं होता, पर यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि सेरोटोनिन तो पैदा हो रहा है पर वो वापस खींच लिया जाता है। तो कुछ न्यूरॉन्स तो बड़ा सारा सेरोटोनिन रख लेंगे और फिर जब वापस चला जाएगा तो उसको खत्म कर देंगे, फिर दोबारा से सेरोटोनिन बनेगा, दोबारा से जाएगा, फिर वापस खींच लिया जाएगा। तो बहुत सारा सेरोटोनिन वेस्ट हो रहा है। इस वेस्टेज को रोकने का काम करती हैं SSRI दवाइयाँ। SSRI दवाइयाँ क्या करेंगी, यहाँ जाएंगी, सेरोटोनिन रिलीज हुआ, यहाँ जाके अटक गई, अब सेरोटोनिन वापस नहीं आ पाएगा, तो जो भी सेरोटोनिन है वो फिर आगे जो रिसेप्टर्स होंगे वो खींच लेंगे, और जब वो खींच लेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। कैसे, वक्त के साथ जब ये प्रोसेस एक्टिव हो जाता है, मतलब बार बार SSRI यहाँ जाएगा और यहाँ पर वो ब्लॉक कर देगा सेरोटोनिन का रीअपटेक, दोबारा से अपटेक लेना, दोबारा से वापसी जो है उसकी वो रोक देगा। उस वापसी को रोकने से, सेरोटोनिन का दूसरे न्यूरॉन में चले जाने से, प्रॉपर मात्रा में, एप्रोप्रिएट मात्रा में, क्वांटिटी में जब सेरोटोनिन दूसरा न्यूरॉन ले लेगा तो पेशेंट की जो, पर्सन की जो थिंकिंग है, मूड है, वो बेटर हो जाएगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन को बढ़ाने का काम करती है न्यूरॉन्स में SSRI दवाइयाँ। ये तो हम समझे कि SSRI दवाइयाँ किस तरह से काम करती हैं और कैसे वो डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करने का काम करती हैं। सही मात्रा में सेरोटोनिन का होना और उनका बहुत ज़्यादा वापस ना खींचे जाना ज़रूरी है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स दूर रहें। बार बार होगा तो धीरे धीरे पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर एक समय के बाद क्या होता है, जब दवा धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाती है, रोक दी जाती है, क्वांटिटी कम करके, उसकी डोजेज कम करके, तो ये जो पूरा जो कम्युनिकेशन है ये नेचुरल बन जाता है। फिर उसके बाद दवा ना देकर भी ये कम्युनिकेशन बना रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब न्यूरॉन्स जो है वो समझ जाते हैं कि भाई अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेरोटोनिन आगे पास करना है, और ये जो यहाँ के जो दूसरे केमिकल्स हैं उनमें भी धीरे धीरे चेंजेस आ जाते हैं। उन चेंजेस के पीछे भी अलग फिजियोलॉजी चलती है। अब दिक्कत क्या आती है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्लो क्यों होता है। सेरोटोनिन के वापसी को रोकने के लिए हमने SSRI दवाई दे दी। अब SSRI दवाई तो चली गई, वो तो
अपना काम कर रही है। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि डिप्रेशन के सिम्टम इतनी देरी से दूर जो हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इतना देर लगा रहे हैं वो? उसका कारण ये होता है, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया, अभी रिसेंट एक शोध हुआ है जिसमें ये बताया गया कि ये जो वॉल है न्यूरॉन की, ये जो वॉल है जिसे सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इस मेम्ब्रेन में कुछ लिपिड रैफ्ट होते हैं जहां पर ये जो एसएसआरआई होता है ये जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब इन रैफ्ट में, इन लिपिड रैफ्ट में, लिपिड मतलब वो फैट के बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो किसी किसी टाइप के एसएसआरआई को तो अपने साथ रख लेते हैं, किसी किसी एसआरआई को अपने साथ रखते नहीं है, मतलब वो वहां एक्यूमुलेट नहीं होते। उस लिपिड रैफ्ट में एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है कि जी प्रोटीन, जी प्रोटीन, जी अल्फा नाम से भी उसको बोला जाता है। ये जो जी अल्फा होते हैं ये डिप्रेशन के पेशेंट्स में लिपिड रैफ्ट के अंदर, जो कि इस रेड कलर की जो वॉल चल रही है और ये पूरी ऊपर तक चलती है, इस वॉल के अंदर जो बड़े सारे जो लिपिड रैफ्ट होते हैं उसके अंदर जी प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है। अब वो जो जी प्रोटीन होता है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, सिग्नल देने वाला मॉलिक्यूल होता है। मतलब क्या हुआ कि जो रिसेप्टर है यहां पर जिसको सेरोटोनिन को पीछे खींचना है, या ये जो एसएसआरआई है, इस एसएसआरआई को यहां पर भेजने के लिए कि भाई यहां पर अब इसको रोक दो, सेरोटोनिन को अंदर मत खींचो, ये जो सिग्नल देने का काम करता है कि ये किसको करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सिग्नल देने का काम करता है जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन को एक रैफ्ट से अलग अलग एरियाज में जाना जरूरी होता है कि वो यहां से चल के यहां जाए, यहां से चल के यहां जाए, ऐसे उसको घूमना होता है। सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग एरियाज में जाके उसको अपना काम करना होता है। वो इसलिए क्योंकि वो जब दूसरे एरियाज में जाता है, जैसे जी प्रोटीन को यहां से यहां जाना पड़ेगा, पर यहां से यहां जाने के लिए उसमें रुकावट आ जाती है, वो जा नहीं पाता है, वो बहुत सारा जो है वो लिपिड के रैफ्ट में इकट्ठा हो जाता है, जो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखने में आता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने जब लिपिड रैफ्ट के अंदर जी प्रोटीन की एक्यूमुलेशन को स्टडी किया तो देखा कि डिप्रेशन में ये जो जी प्रोटीन है ये इन जगहों पर नहीं जा पाता, अलग अलग जगहों पर ये यहीं इकट्ठा होकर बैठ जाता है, तो वो सिग्नल नहीं कर पाता दवा को काम करने के लिए। वो एसएसआरआई को सिग्नल नहीं कर रहा कि भाई आप जाओ और उसको सेरोटोनिन को अंदर खींचने से रोको, वो सेरोटोनिन अंदर खींचता रहता है। ये एसएसआरआई यहां चले जाती है, यहां जाकर वो रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ भी अटैच हो जाती है और कहती है कि अब मेरे को सेरोटोनिन नहीं भेजना अंदर, वापस नहीं भेजना, यहीं रखो। पर फिर भी वो काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जो जी प्रोटीन, जो सिग्नलिंग प्रोटीन है, ये उनको सिग्नल नहीं दे रहा कि तुम ऐसा करो। रिसेप्टर प्रोटीन्स को वो अभी भी कह रहा है कि तुम खींच के लेकर आओ, वापस लेकर आओ, वो रिसेप्टर प्रोटीन्स को मैसेज नहीं दे रहा कि भाई तुम रुक जाओ। तो ऐसा बड़ा सारा कम्युनिकेशन, बड़ा सारा और ऐसा मैकेनिज्म है जो ब्रेन के अंदर, इन न्यूरॉन्स के अंदर चलता है, जिसमें जी प्रोटीन का रोल होता है। साथ ही साथ यहां पर एक मॉलिक्यूल होता है CAMP। CAMP एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसकी जरूरत होती है जी प्रोटीन को ताकि वो सही से फंक्शन कर पाए, और वो CAMP उसको यहां बाकी के हिस्सों में मिलेगा, यहां पर उसको बैठा हुआ मिलेगा नहीं। तो उसको जब दूसरी जगह पर जाना है काम करने के लिए कि वो सिग्नल करे एसएसआरआई को या सिग्नल करे बाकी के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स को, वो उसको CAMP प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा। वो नहीं मिलेगा तो जी प्रोटीन उस वजह से भी काम नहीं करेगा। अब होता क्या है, जब एसएसआरआई इन लिपिड रैफ्ट में जमा हो जाता है तो इन लिपिड रैफ्ट में जमा होने के बाद धीरे 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 वो जी प्रोटीन को कहता है कि भाई निकलो यहाँ से, निकलो, तुम यहीं इकट्ठे हो गए हो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ से काम करो अपना। तो इन वॉल्स में एसएसआरआई जमा होने के साथ जी प्रोटीन को जब वो धीरे धीरे धक्का देते हैं और धीरे 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 वो 6-8 हफ्ते लगा देता है जब ये जी प्रोटीन इस लायक बने कि वो वहां से निकल पाए और बाकी के हिस्सों में जाकर अपना काम कर पाए। इस वजह से अक्सर एसएसआरआई दवाइयां जो है वो अपना असर लाने में टाइम लगाती हैं। ऐसा देखने में आता है कि एसएसआरआई इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के साथ तो इमीडिएटली बाइंड कर जाती हैं, बाइंड करना मतलब बंध जाती हैं, उसके साथ चिपक जाती हैं, उसका काम शुरू कर देती हैं, पर कहीं ना कहीं सिग्नलिंग नहीं होती, प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा कि भाई काम करो, अब सेरोटोनिन को अंदर आने से रोको, अब तुम भाई यहाँ पे आके अटक जाओ। सेरोटोनिन एसएसआरआई गई, वो यहाँ पर रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ बंध गई यहाँ पे, पर वो उसको रास्ता नहीं रोक पाई सेरोटोनिन का, सेरोटोनिन अभी भी अंदर जाए जा रहा है, या जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं वो भी अपना काम जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी बार बार जल्दी जल्दी खींच के ला रहे हैं, तो उनके काम को भी रोकने का काम नहीं हुआ। तो ये जो रीअपटेक का जो काम है, सेरोटोनिन को रीअपटेक करने का जो काम है, ये
रुकता नहीं है, ये जारी रहता है। तो एसएसआरआई का जो मेन पर्पस होता है वो होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोको, इनहिबिट करो। वो रीअपटेक रुकता नहीं है, वो होता रहता है, होता रहता है। तो जी प्रोटीन की सुस्ती की वजह से, काम ना करने की वजह से, लिपिड रैफ्ट में जमा हो जाने की वजह से और उनके अलग अलग एरियाज में ना पहुंचने की वजह से, जिस वजह से कि प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचता क्योंकि सीएमपी अवेलेबल नहीं हो पाता जी प्रोटीन को काम करने के लिए, एनर्जी नहीं मिल पाती उसको, इस वजह से एसएसआरआई दवाइयां जो है वो लेट काम करती हैं। इनके देरी से काम करने का ये एक बड़ा कारण है जिसको कि शोधों में अभी देखा गया है, जिसको शोधों में अभी स्टडी किया जा रहा है। और ज़्यादा इस पर विचार करने की, और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत तो है, बड़े सारे इसमें और क्वेश्चंस हैं जो कि वैज्ञानिकों को अभी हल करने हैं, सॉल्व करने हैं, जिससे कि और अच्छी दवाइयाँ बनाई जा सकें। पर ये एक बड़ा कारण है जिसको कि वैज्ञानिक कई टाइम से जानते हैं, बट उसके बारे में बहुत अच्छा रिसर्च, बहुत अच्छा विचार अभी तक आया नहीं था। अब रिसेंटली कुछ रिसर्चेज में देखने में आया कि जी प्रोटीन की सिग्नलिंग रुक जाती है, जिस वजह से एसएसआरआई देरी से काम करती हैं, देर लेती हैं, टाइम लेती हैं बहुत ज़्यादा असर दिखाने में। अब जो लिपिड रैफ्ट होता है उसके अंदर एक टाइप का एसएसआरआई जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, एक टाइप का एसएसआरआई एक्यूमुलेट नहीं होता। तो जो एसएसआरआई जाके वहां पे इकट्ठा हो जाएगा वही जी प्रोटीन को आगे भेज पाएगा। बाकी के अगर हम एसएसआरआई दवाइयां ले रहे हैं और वो किसी किसी लिपिड रैफ्ट में जाके जमा हुआ नहीं, तो होगा क्या, जी प्रोटीन तो वहीं जमा रह जाएगा, दवा का असर नहीं आएगा। तो दवा का असर नहीं आता क्यों? क्योंकि कुछ एसएसआरआई दवाइयां लिपिड रैफ्ट में जाके एक्यूमुलेट होती ही नहीं है। तो इन रिसर्चर्स ने एसाटाइलोप्राम जो दवा है उस पर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि उसकी कुछ जगहों पर, कुछ साइट्स पर तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है, कुछ साइट्स पर वो एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा। इस वजह से दवा असर लाती है देरी से, पर वो भी लिमिटेड असर लाती है। अब अगर तो कोई ऐसी दवा हो जो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लिपिड रैफ्ट में जमा हो जाए और बड़ा तेजी से काम करे, तो बात ही अलग है, तब तो बहुत ही इफेक्टिव दवा हो जाएगी। कुछ दवाएं करती हैं ऐसा काम, पर जो ज़्यादातर जो यूज़ की जाने वाली जो एसएसआरआई दवाइयाँ होती हैं वो अक्सर किसी किसी लिपिड रैफ्ट में जाकर ही एक्यूमुलेट होती हैं। जब तक एक्यूमुलेट नहीं होंगी तब तक जी प्रोटीन को नहीं भेजेंगी, तो जी प्रोटीन को आगे भेजने के लिए एक्यूमुलेट होना जरूरी है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवा बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए दवा बदलते हैं क्योंकि हो सकता है कि दिमाग के अंदर वो जो एंटी डिप्रेसेंट थी एसएसआरआई, वो लिपिड रैफ्ट में जमा ही नहीं हुई, उसमें जाकर अटैच ही नहीं हुई। और जब वो अटैच नहीं होगी तो जी प्रोटीन की एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर वो रीअपटेक को कोई रोकेगा नहीं, रीअपटेक होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इस वजह से असर ही नहीं आएगा, सेरोटोनिन यहाँ आएगा ही नहीं, सेरोटोनिन आगे जाएगा ही नहीं, सेरोटोनिन जमा हुआ वापस पीछे वापस आ जाएगा, लो दवा तो काम ही नहीं करी। इस वजह से कई दवाइयाँ काम नहीं करती। और इसके पीछे भी लिपिड रैफ्ट किस टाइप का मॉलिक्यूल अपने पास रखती है, किस टाइप का नहीं रखती है, एसएसआरआई वाला लिपिड रैफ्ट का भी स्ट्रक्चर जो होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। मतलब कुछ लोगों पर एक दवा काम करेगी, कुछ लोगों पर दूसरी दवा काम करेगी, क्योंकि वो जेनेटिकली इस तरीके के हैं कि वो बाकी दवाओं के लिए सपोर्ट दे नहीं रही उनकी बॉडी, उनका ब्रेन। ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। इसमें भी एक बड़ी अजीब सरदर्दी है डॉक्टर्स की, पेशेंट्स की, कि भाई दवा काम क्यों नहीं कर रही। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हमारे लिए समझना ज़रूरी था, समझना ज़रूरी होता है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दवा जो है वो क्यों सही टाइम पर काम नहीं करती, क्यों वो अपना असर जो है वो जल्दी नहीं लाती। उम्मीद है ये वीडियो जो है, ये आपको जो जानकारी दी है इस वीडियो ने वो आपके काम आएगी, आपको हेल्प करेगी समझने के लिए कि एसएसआरआई दवाई आप पर असर क्यों नहीं ला रही, वो आपके ऊपर इतना स्लो असर क्यों ला रही है। जी प्रोटीन को आगे भेजने में, धकेलने में 6-8 हफ्ते का वक्त लग जाता है। बहुत सारा एसएसआरआई वहाँ पे जमा होना पड़ेगा, बार बार जी प्रोटीन को बोलना पड़ेगा, भैया निकलो यहाँ से, निकलो, अब यहाँ हमें बैठना है, अब तुम जाओ यहाँ से, कुछ ऐसा। ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमारे ब्रेन में, जिनको कि साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट और जो भी ये डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, बहुत थोड़ा समझते हैं, बहुत ही थोड़ा समझा गया है इन चीज़ों को। यही वजह है कि हमारे पास बहुत एक्यूरेट मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन जो होती हैं वो 20 से 40% लोगों पर ही असर लाती हैं, ज़्यादातर तो 20% ही हम कहेंगे कि मैक्सिमम डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस यही होता है कि 20-25% पेशेंट ही ठीक हो पाते हैं मेडिसिन से। 70-80% पेशेंट्स पर कोई असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन की हमारी जो केमिस्ट्री है, ब्रेन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर जो होती है एक्यूरेसी, सटीकताएं देखनी ज़रूरी होती है, जिसको हम जानते ही नहीं है। हमें मोटे तौर पे एक दवा मिल गई, पता चल गया कि ये दवा जो है ये एंटी डिप्रेसेंट का काम करेगी, पर एक लिमिट से ज़्यादा वो काम ही नहीं करेगी।
तो ये डॉक्टर्स की भी मजबूरी है, रिसर्चेस चल रही हैं अभी सारी चीज़ें नहीं पता, सारी जानकारी नहीं है डॉक्टर्स के पास। ऐसी रिसर्चेस जो हो रही हैं ये बता रही हैं कि कैसे हमें अब नई तरीके की एंटी डिप्रेसेंट दवाएं बनानी चाहिए। अब ये रिसर्चर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक बार हमें पता चल जाए ना कि किस किस टाइप का लिपिड रैफ्ट किस किस टाइप के एंटी डिप्रेसेंट को अपने अंदर जमा करता है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर टाइप के लिपिड रैफ्ट के हिसाब से पर्टिकुलर टाइप की एंटी डिप्रेसेंट दवा देंगे। पर उसके लिए हमें पहले ये पता होना जरूरी है कि लिपिड रैफ्ट किस किस तरह का होता है, थोड़ी बहुत जानकारी है इस बारे में। फिर उसके बाद किस टाइप के लिपिड रैफ्ट में कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जाके फिट हो सकती हैं, बैठ सकती हैं उसमें, इसके बारे में भी जानकारी मिलनी अभी ज़रूरी है। ये भी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। तो बहुत सारा रिसर्च अभी ज़रूरी है होना, बहुत सारी रिसर्च अभी होनी बाकी है। धीरे 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 पता चलेगा कि किस टाइप की दवाई किस टाइप के पेशेंट में कैसा असर लाएगी। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये जानकारी आपको मदद देगी आपके अपने दिमाग के बारे में, दवाओं के असर के बारे में समझने में, जानने में। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं अगर समय ले रही हैं तो इसका कारण है। दवा बेकार है, दवा असर नहीं लाती, दवाओं से कुछ फ़ायदा नहीं होता, दवाएं तो डॉक्टर ऐसे ही देते रहते हैं, दवाएं तो कभी असर लाएंगी ही नहीं, इतनी स्लो होती हैं, ये सब धारणाओं से आपको बाहर निकलना है। आज नहीं तो कल दवा असर ले आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा असर लाने में, आपको पेशेंस रखनी है। इसलिए आप साइकोथेरेपी लीजिए। साइकोथेरेपी से जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं, वो आप ले आएंगे, अच्छे से ला पाएंगे। एक साइकोलॉजिस्ट से बात करके आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बढ़ेगी अपने बारे में, और धीरे धीरे आप अपने डिप्रेशन को खुद भी दूर कर पाएंगे। पर ये सब के लिए आपको मोटिवेशन और डेडिकेशन और साथ ही साथ आपको एक सीरियसनेस चाहिए अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और दवा लेते रहनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं कि कुछ टाइम के बाद दवाएं असर लाना बंद क्यों कर देती हैं, इस बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। उसकी भी थोड़ी सी ब्रेन केमिस्ट्री होती है, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि दवा एक टाइम के बाद असर लाना बंद क्यों कर देती है, या जब एक बार डिप्रेशन हुआ था तो एक दवा काम कर गई, अब अगली बार जब डिप्रेशन हुआ है तो वही वाली दवा क्यों नहीं काम कर रही। इसके पीछे भी एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है, एक बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है इसके पीछे भी। ये जानकारी हो सकता है आपको थोड़ी टेक्निकल लगे कि ये सब थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में समझा सकूं, बता सकूं कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं समय क्यों लेती हैं काम करने में। यही जानना ज़रूरी था। हमें पता होना चाहिए कि दवाएं कैसे काम करती हैं और कैसे काम नहीं करती हैं, तभी आप सही ज्ञान सही जानकारी के साथ आगे बढ़ पाएंगे और सही दिशा ले पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे अपने ट्रीटमेंट के बारे में। नहीं तो आप छोड़ देंगे दवा लेना। ज़्यादातर पेशेंट यही करते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद छोड़ देते हैं दवा लेना, दवा का तो असर नहीं आ रहा, साइड इफेक्ट आ गया तो छोड़ दिया। अब साइड इफेक्ट दिखाने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है असर लाने के मुकाबले, तो असर लाने में जो टाइम लग रहा है उसका मैंने आपको बताया, पर साइड इफेक्ट तो ऐसी चीज़ है जो जल्दी आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि साइड इफेक्ट तो आ गया, असर तो आया नहीं, तो छोड़ दो दवा। जबकि साइड इफेक्ट को आप अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो। उसके लिए डॉक्टर से या तो दवा बदलने को कह सकते हो, या जो कि आमतौर पे किया जाता है कि साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए एक अलग दवा दी जा सकती है, या आप कुछ और हेल्दी प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हो, या किसी किसी मामले में थोड़ा टाइम टॉलरेट भी करना पड़े तो साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट करना ज़रूरी होता है। तो साइड इफेक्ट से डरने जैसा कुछ है ही नहीं। दवा कई हिस्सों में दिमाग के जाती है, कई शरीर के हिस्सों में जाकर असर लाती है, जिस वजह से वो कुछ प्रभाव पहले ले आती है, कुछ प्रभाव बाद में लाती है, कुछ प्रभाव ज़्यादा ले आती है, कुछ प्रभाव कम लाती है। तो इफेक्ट्स की वेरिएशन रहती है, इफेक्ट्स में आने में थोड़ा फर्क रहता है, पर्सन टू पर्सन भी फर्क रहता है। किसी के साथ कैसा है तो किसी और के साथ कैसा है, किसी दवा में ऐसा है तो किसी दवा में वैसा है, ये चलता रहता है। तो हमें समझना है, हमें सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना है। तो आप ट्रीटमेंट के प्रति हताश ना हो, ट्रीटमेंट लेते रहें, दवाएं लें, ज़रूर लें, और दवा को मौका दें, दवा को पूरा समय दें कि वो अपना असर दिखा पाए। डॉक्टर्स को भी समय दें। इन पेशेंट्स के साथ धैर्य की कमी के साथ अप्रोच ना करें, उससे आपको फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपके कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछें, या अपना कोई फीडबैक दें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को।
सोशल मीडिया पे या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकती है। साथ ही साथ चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी देता हूं जो आपके मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल होती है। ये सारी जो वीडियोस हैं, इन्हें देख के आपको जो जानकारी मिलेगी उससे आप अपने ट्रीटमेंट को बेहतर कर पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।